सभी को शुभ प्रभात। आज का दिन कुछ विशेष है और हम सब लोग इस दिन की प्रतीक्षा में थे। निश्चित रूप से परमात्मा ने हमें यह अवसर प्रदान किया है। आइए हम प्रार्थना के माध्यम से हमारे दिन की शुरुआत करते हैं और अपना ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। कमर सीधी रखें, कंधे सीधे रखें, अपनी गर्दन सीधी रखें और जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए। केवल आप अपनी जो ध्यान है वो अपनी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित रखें और प्रत्येक सांस जो आपके अंदर आ रही जा रही है उसे आप अनुभव करें। करते हैं हम दिन की शुरुआत परमात्मा का नाम लेकर। ये अवसर ही है जो हम सब लोगों को इस तरह से प्रतिदिन उस परमात्मा की कृपा से हम मिल पा रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। हमारे बीच में दो नौजवान जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने प्रयासों से, अपने पुरुषार्थ से एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो हम हमारी जिंदगी में निश्चित रूप से हासिल करना चाहेंगे। दो हीरो, दो चैंपियन हमारे बीच में। और मैं प्रतिदिन हम सब लोग मिलकर यहाँ पर विजुअलाइजेशन करते हैं, तो हम अभी भी विजुअलाइजेशन करेंगे और वो विजुअलाइजेशन ये होगा कि अगर आपको चैंपियन बनना है और आप इन्हीं दो चैंपियन की तरह किसी रेस में भाग ले रहे हैं, तो आप किस तरह से अपने आप को वहां शामिल किए हुए हैं।
तो आइए इस विजुअलाइजेशन को, जो जो भी मैं आपसे कह रहा हूं उसे आप अपने आप को तैयार कर चुके हैं। एक रेस में शामिल होने के लिए, जिंदगी की सफलता की रेस में आप शामिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप प्रसन्नता के भाव के साथ में उठे हैं। परमात्मा का आपने वंदन किया है, आपने अपने माता पिता का वंदन किया है, और आप पूरी ऊर्जा के साथ बड़े आनंद और प्रफुल्लित भाव से अपने उस इवेंट में जाने की तैयारी कर रहे हैं जहां आपकी मुलाकात चैंपियन से होने वाली। आपकी मुलाकात चैंपियन से होने वाली है, और आप उन चैंपियंस के साथ में खड़े रहकर अपने आप को दौड़ता हुआ पाएंगे। आप उस रेस में पहुंच चुके हैं, उस स्टेडियम में पहुंच चुके हैं जहां पर चैंपियंस भी हैं और आप भी हैं। आप पूरी तरह से तरीके से तैयार हैं उस रेस में सहभागिता करने के लिए। आप अपने आप को वर्कआउट कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, और वर्कआउट और स्ट्रेच करने के बाद अब रेस का फ्लैग ऑफ होने ही वाला है। आप सब तैयार हैं उन सारे चैंपियंस के साथ, उन सारे चैंपियंस के साथ में आप तैयार हैं उस रेस में दौड़ने के लिए, और आप अपना संपूर्ण उस रेस में देंगे। और कौन विजेता बनता है, कौन पहला आता है, ये मायने नहीं रखता है। बस आप उस रेस के हिस्से हैं, और आप जैसे ही फ्लैग ऑफ होता है, सीटी बजी है, आपने धीरे 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 दौड़ना शुरू कर दिया है। धीरे 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 आपने दौड़ना शुरू कर दिया है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने आसपास के धावकों को आप प्रसन्नता के साथ एक मुस्कुराहट उन तक पास कर रहे हैं। आपका दिल तेजी से धड़कने लगा है, आपका दिल तेजी से धड़कने लगा है। आप धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस ट्रैक पर आप दौड़ रहे, आप पूरी प्रसन्नता के भाव में, पूरे आनंद के भाव में, पूरी मस्ती के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में आप उस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। आप महसूस करिए कि बाहर खड़े हुए लोग आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, आपको चीयर कर रहे हैं कि वेल डन, वेल डन, वेल डन, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप, यस यस यस, रन फास्ट, रन फास्ट, रन फास्ट। आपको सभी लोग इस तरह से चीयर कर रहे हैं, आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, और आप उस रेस में लगातार दौड़ते चले जा रहे हैं, आसपास के धावकों को मुस्कुराहट देते हुए। प्रसन्नता के भाव में आपका ध्यान आपकी रेस के ऊपर फोकस्ड है। आप पूरी तरह से लंबे 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 कदमों के माध्यम से डग भरते हुए आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपका दिल धड़कता चला जा रहा है, आप उसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपकी ऊर्जा और आपकी प्रसन्नता आपको उस ट्रैक पर दौड़ने के लिए लगातार प्रेरित कर रही है। आप अंदर से, अंतरात्मा से स्व प्रेरित हैं, क्योंकि आपने इस रेस में दौड़ने के लिए कई दिनों से तैयारी की है। आपने इस रेस में दौड़ने के लिए कई दिनों से तैयारी की है। क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क में एक चैंपियन बनकर स्वयं को जिंदगी में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, एक गोल सेट किया है जिंदगी में उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिसके आप लिए आप प्रयासरत हैं, और आप उस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं अपनी ही गति से, अपने ही अंदाज में, अपने ही तरीके से, श्रेष्ठता प्रदान करते हुए आप पूरी ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप दौड़ रहे हैं, आप आनंद में हैं, आप मस्ती में हैं, आप प्रसन्नता के भाव में हैं, और आप उस अंतिम स्थान तक पहुंचने ही वाले हैं जहां रेस समाप्त होने वाली है। आपके आगे एक चैंपियन उस फिनिश लाइन को पार कर चुके हैं, और आप भी उस फिनिश लाइन के करीब हैं। आप भी उस फिनिश लाइन के करीब हैं, और आप भी फिनिश लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, और आप प्रसन्नता के भाव में पूरी ऊर्जा के साथ में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप उस सफलता के लिए अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और वहां खड़े हुए सारे लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपको बधाइयां दे रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं कि आप अपनी रेस को कंप्लीट कर पाए। इस बात के लिए महसूस कीजिए इस ऊर्जा को, इस सफलता की ऊर्जा को आप महसूस कीजिए, और आप एक विजेता के रूप में अपने आप की पीठ को थपथपाइए, और आप
उन सारे लोगों के बीच में एक चैंपियन बन के अपनी पुरुषार्थ, अपने मेहनत, अपने प्रयास, अपनी प्रैक्टिस से आप दृढ़ता के साथ में इस कार्य को धैर्य रखते हुए इस रेस को आप पूरी कर पाए हैं, अपनी जिंदगी की इस रेस को। आपने अपने दर्दों को भूला है, आपने अपने पैरों की परेशानियों को भूला है, आपको जो धूप लगी उसे भी आपने नजरअंदाज किया है, और आप केवल 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 अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आप इसी तरह से लगातार दौड़ते रहें, और आपने फिनिश लाइन पार कर दी। और आप इस सफलता की अनुभूति को महसूस कीजिए, और जब आपको लगे कि आपको अपनी आंखें, अपनी ऊर्जा ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक उसे प्रवाहित कीजिए। अपने दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, और आपके हाथों में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और जो आपने विजेता बनकर अभी ऊर्जा हासिल की है, उसे आप अपने शरीर के सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक उसे प्रवाहित कीजिए। चलिए, आप अपनी धीरे से आंखें खोलिए, और मैं चाहूंगा कि हमारे चैंपियंस के बीच में हम अपने वीडियो को अगर ऑन कर सकते हैं तो हम सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं एक धुन के साथ एक धुन के साथ इन दोनों चैंपियंस को आमंत्रित करना चाहता हूं, एक धुन के साथ। प्ले द म्यूजिक। आपका अभिनंदन है कार्तिक, और मैं देव जी से भी आग्रह करता हूं कि वे भी अपना वीडियो ऑन करें।
जय श्री कृष्ण सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे और देव सर को इनवाइट करने के लिए। और मैं चाहूंगा कि प्रिया आप दोनों को स्पॉटलाइट में पिन करें। आप तीनों को पिन करें। यस। नाउ यू कैन अनम्यूट योर माइक। आप दोनों अपने माइक्स को अनम्यूट करें और हम इस वार्तालाप की आपकी जिंदगी को आप किस तरह से आगे ले जा रहे हैं और आप एक चैंपियन बन के स्वयं की जिंदगी को बेहतर करते हुए आप राष्ट्र के नाम का परचम पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे दो नौजवान हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक शिवाजी के राज्य से आते हैं। उनके पुरुषार्थ और परिक्रम पराक्रम के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन हमारा एक योद्धा मां अहिल्या की नगरी से आता है, कार्तिक, और शिवाजी की धरती से देव चौधरी। कार्तिक ने अपनी जिंदगी में एक शुरुआत की और एक परचम लहराया, और अनायासी मैं जब कार्तिक को ढूंढ रहा था तो मुझे ये देव से भी दर्शन हुए और ये देव के बारे में जानने का अवसर मिला। दोनों चैंपियन है। इन दोनों ने अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल किया है जो 97 साल के इतिहास में कोई नहीं कर पाया है। ये दोनों चैंपियन इतिहास बनाया है। 2023 में कार्तिक ने और 2024 में देव ने। आइए जानते हैं ये सफलता का राज इन्हीं दो नौजवानों से कि जिंदगी में किस तरह से हम हमारे लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हैं और उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सशक्त और सुदृढ़ रखते हुए कामयाबी का झंडा विदेश की धरती पर जाकर 18,000 धावकों के बीच में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए 97 साल के इतिहास में दोनों रिकॉर्ड बनाते हैं, सिल्वर मेडल लाते हैं। एक रिकॉर्ड जो 2023 में बना 7 घंटे 35 मिनट 55 सेकंड, और दूसरा रिकॉर्ड बना 7 घंटे 4 मिनट। इस वर्ष ये 97 साल के इतिहास में ये पहला अवसर है जब ये दोनों चैंपियन ने इस तरह से लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड कायम किए। क्या ये रिकॉर्ड बनाना इतने आसान है? क्या ये रिकॉर्ड बनाना इतने आसान है? ये रिकॉर्ड बनाना इतने आसान नहीं है, लेकिन इन चैंपियंस ने वो रिकॉर्ड बनाए। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन रिकॉर्ड्स बनाने के लिए इनको कितने समय से परिश्रम करना पड़ा है, कितने समय से लगातार काम करना पड़ा है, कितने समय से इन्होंने कई रातें नहीं सोई है, कितने घंटे इन्होंने प्रैक्टिस की है, कितने घंटे प्रैक्टिस किए। तो मैं आप दोनों से चाहूंगा बारी बारी से अपने बारे में जानकारी दें और अपने द्वारा किए गए लैंडमार्क की बात हम सबसे करें, और ये आप कैसे कर पाए और क्यों कर पाए, और उसके पीछे आपका मकसद क्या था। व्हाट वाज द रीजन टू, इतनी कड़ी मेहनत करने का रीजन क्या था, तो आप हम सबको बताएं। यस कार्तिक, यू कैन स्टार्ट। नमस्कार आप सब, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और आप सभी को फादर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सतीश सर आपको भी, और यहाँ पे जितने भी पिता है उन सभी को फादर्स डे की शुभकामनाएं। मैं जैसा कि सभी को बताता हूँ कि अगर मैं शिल्प हूँ तो मेरे माता पिता शिल्पकार है, मेरी हर एक तारीख का एकदार है। तो जब मैंने अपनी रनिंग जर्नी स्टार्ट की थी तब लगता था कि रनिंग बहुत आसान है, और लगता भी क्या है, रनिंग रनिंग कोई एक्सपेंसिव थिंग नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अ शू, ए टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। जब मैंने रनिंग शुरू की थी तो सिर्फ ये तीन छोटी सी चीजें थी। तब लगता था कि इन सभी चीजों में रनिंग को किया जा सकता है, सबसे सस्ता गेम है। बट जैसे जैसे रनिंग में प्रोग्रेस करना शुरू किया, रनिंग को और थोड़ा बड़े लेवल पे जानना शुरू किया, रनिंग से और जैसे करीब करीब पहुंचते गए अपने अपने टारगेट्स जब हमने बनाने मैं जब बनाने लगा, तब मुझे पता चला कि रनिंग में कितने एक्सपेंसेस है और रनिंग कितनी गहराइयां तक है। अगर आज आप एक नई चीज एक्सप्लोर करते हो तो कर उस एक नई चीज के अंदर 10 नए पॉइंट्स मिल जाएंगे। कि आपको अगर ट्रेल रनिंग करनी है तो ट्रेल रनिंग में और क्या 10 स्पेसिफिकेशन, 10 नई मेजोरिटीज क्या है
कि आप उसमें नए तरीके से कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप बोल रहे थे कि यहाँ तक कैसे पहुंच पाए, तो सर सबसे पहला जवाब है कि अगर मुझे 100 किलोमीटर दौड़ने में 7.5 घंटे लगते हैं, तो उस 7.5 घंटे, सिर्फ उस 7.5 घंटे परफॉर्म करने के लिए मुझे 7,500 घंटे मेहनत करना पड़ती है, ऑलमोस्ट 3.5 4 साल। तब जाके उस 7.5 घंटे हम स्पेसिफिक 7:30 तक अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। मुझे लास्ट 13 मई को अपनी रनिंग जर्नी को शुरू किए 7 साल हो गए। उस 7 साल में मैंने 78,000 ऑफ किलोमीटर्स अभी तक रन किया, जो हमारे पास ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है। और पूरे अर्थ का अगर टोटल डिस्टेंस अगर एक बार रैप करके रन किया जाए, तो वो ऑलमोस्ट 40,075 किलोमीटर है। सो मेरा बस जो भी मैं देखता हूँ वो है कि 2100 किलोमीटर लगभग अगर और भाग लिया जाएगा, तो धरती के 2 राउंड पूरे हो जाएंगे। तो सर ये 7 साल की जर्नी में मैंने दिन रात सुबह शाम और कई सौ इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। जैसा कि आप बोलते हैं, आज जैसा कि मैंने आपसे सीखा है कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो हार और जीत अलग ही मायने रखती है। अगर आप जीत और हार के लिए अपने जीवन में संघर्ष करेंगे, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। जैसे कि अगर मैं किसी से कॉम्पिटिट करने जाऊंगा, तो मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट तक, या तो मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूंगा, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड अगले कुछ समय में टूट जाएगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक पर्सन से कॉम्पिटिट कर रहा हूँ। अगर मैं उस मानसिकता के साथ कॉम्पिटिट करने अगर चले जाऊं कि इस चीज को मुझे उस हद तक करना है जिसको लोगों को क्रॉस करने में कुछ सदियां बीत जाए, तो शायद मैं एक ऐसा बेंचमार्क लोगों के लिए क्रिएट कर दूं या लोगों के लिए क्रिएट कर पाऊं, जो उससे तोड़ने में लोगों को सेंचुरी या क्वार्टर सेंचुरीज लग जाए। जैसा कि उसेन बोल्ट ने किया, जो 2008 और 2012 में जो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो आज तक नहीं टूटा है। जैसा कि इंडियन नेशनल रिकॉर्ड है फुल मैराथन का, 1980 1990 में बना, जो आज तक नहीं टूट पाया, 2 घंटे 12 मिनट का। सो वैसे ही मैं सोचता हूँ कि लोगों की मानसिकताओं के साथ आपका कंपटीशन होना चाहिए, ना कि फिजिकली आप उनके साथ खड़े होकर परफॉर्म करें। और मैं सभी, जैसा कि मैंने अभी तक अपने जीवन में बहुत सारी चीजें देखी है, बहुत सारे अप्स देखे, बहुत सारे डाउन्स देखे हैं। बहुत ज्यादा प्रिपरेशन के बाद इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाना, वो फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, किसी भी लेवल पर हो, हर एक ऑरा आपको एक नया हिट देता है अपने जीवन में कुछ चीजें सीखने का, और उसे ओवरटेक करके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे कि आप जब अपनी नेशनल टीम के लिए रन कर रहे होते हैं, अपने देश के लिए रन कर रहे होते हैं, तो थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि आप उनके लिए भाग रहे हैं। जब मैं एशियन चैंपियनशिप या कॉमनवेल्थ मैराथन या वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग रहा होता हूँ, तब मैं अकेला कार्तिक या मेरी फैमिली का कार्तिक नहीं हो रहा होता। उस समय आप देश की एसेट्स हो, और पूरी कंट्री आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप उनके लिए भागेंगे। तब आपको जो मेंटली और इमोशनली प्रेशर होता है, उसके साथ डील करने वाला ही वो एक होता है खिलाड़ी। मैंने देखा है कि बड़े से बड़े धावक, बड़े से बड़े खिलाड़ी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेलते हैं, जैसे विराट कोहली वगैरह, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज तक मैं आइडेंटिफाई कर पाया, वो सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ पे अचीवमेंट्स को रिवॉर्ड किया जाता है, उसके पीछे के एफर्ट्स को नहीं। टू बी ऑनेस्ट, जो एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ है, वो अचीवमेंट बेस्ड कभी होती ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स बेस्ड। आप हर वो एक खिलाड़ी हर दिन 8 से 9 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे तक भी प्रैक्टिस करता है। उसकी जो जर्नी है, उसके जो एफर्ट्स हैं, दे ऑल मैटर्स। वो उसकी पूरी जर्नी को एक्साइटिंग बनाता है। नॉट ऑल की उसका एक अचीवमेंट क्या है। एक खिलाड़ी पूरी जिंदगी के 8 साल 10 साल मेहनत करता है कि सिर्फ एक दिन वो जब परफॉर्म करेगा, तो पूरी दुनिया उसको घुटनों पे ला देगा। उसके परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया उसको हेड्स ऑफ करेगी। पूरी दुनिया के सिर का, पूरे देश के सिर का ताज बन जाएगा सिर्फ एक दिन। उस एक दिन के लिए वो 1,000 1 लाख घंटे मेहनत करने के लिए परिश्रत हो जाता है। उस समय वो तैयार हो जाता है, जिस दिन वो सोच लेता है कि मैं खिलाड़ी बनूंगा, अपने जीवन में एक स्पोर्ट्स स्पिरिट को धारण करने के बाद। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ पे जिस दिन हम स्पोर्ट्स के एफर्ट्स या स्पोर्ट्समैन के एफर्ट को रिवॉर्ड करने लग जाएंगे, उस दिन हमारे देश में, जैसे कि अभी तक सिर्फ एक ही ओलंपिक गोल्ड मेडल है इस एथलेटिक्स में, वैसे कई हजारों गोल्ड मेडल भारत देश में मिलेंगे। कई हजारों नीरज चोपड़ा मिलेंगे, कई हजारों देवराज चौधरी मिल जाएंगे, कई हजारों कार्तिक भी मिल सकते हैं। और जो आज हम कॉमरेड में 7 घंटे 26 मिनट, 7 घंटे 4 मिनट तक के बेंचमार्क को देख रहे हैं,
जैसा कि हमने हमारे देश में स्टैंडर्ड टाइम सेट किया हुआ है हर चीज को लेके, हम उसे ब्रेक ही नहीं करते हैं। लोग आज जैसे कि आपने सोच लिया कि 1.5 घंटे में हाफ मैराथन रन करना, मतलब 21 किलोमीटर दौड़ना इज द बेस्ट थिंग। बट उसी सोच में अगर आप जब केनिया चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे या साउथ अफ्रीका चले जाएंगे, तो वहां जाकर एक स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है 1 घंटे 10 मिनट। तो ये जो 20 मिनट का गैप है, ये सिर्फ हमारी मेंटल मेंटल टफनेस को या मेंटल स्ट्रेस को टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने बना लिया है कि इतना कर लिया तो वी आर ओके विद दिस थिंग। बट आप देखिए केन्या में स्कूल के बच्चे स्कूल दौड़ कर जा रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट कि उनके यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बट उनके स्कूल वाले, उनके घर वालों में ये करेज है कि उसके लिए वो उन्हें आगे पुश कर रहे हैं कि तुम इससे बेटर कर सकते हो। अगर तुम अपने कार्य के लिए परिश्रत हो या मतलब उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आपको हर एक बीतते क्षण उसके लिए मेहनत करनी है। जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, दीव सर सुबह 4-5 बजे उठते हैं। लोगों को ये कभी भी नहीं पता होता है कि वो किस परेशानियों से जूझ कर सुबह 4 बजे उठते हैं, दिन भर में कितनी मेहनत करते हैं, क्या चीजें वो सेक्रीफाइस करते हैं। क्या पार्टीज, क्या फ्रेंड्स, क्या स्टडीज, किस चीज, कौन सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कौन सा मेंटल स्टेज, पूरी दुनिया भर का क्रिटिसिज्म। आप एक रेस भागते हैं, बहुत अच्छी भाग जाते हैं, पूरे देश के स्टार बन जाते हैं। एक रेस भागते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं। उस मेंटल स्टेज को, उस मेंटल प्रेशर को डील करके वापस ओवरटेक करना, ओवरकम करना, देन यू विल बी अगेन ऑन योर सिचुएशन और पोजीशन। वो एक खिलाड़ी होता है, वो आपको जिंदगी में बहुत आगे बढ़ाता है। और मैं सभी को बोलता हूँ, दिन का सिर्फ 1 घंटा खुद के लिए आप सिर्फ वॉक कीजिए, रन भी मत कीजिए। जब आप वॉक करते हैं तो आपके 72 मसल्स, ऑलमोस्ट 72 मसल्स स्ट्रेच होते हैं। जब वो स्ट्रेच आपकी बॉडी फील करती है, और जब आप वॉक करते हैं, तो थाउजेंड और लैक ऑफ थॉट्स आपके माइंड्स में आता है। सबसे ज्यादा सोचने का जो मोड होता है आपकी लाइफ में, वो ड्यूरिंग वर्कआउट स्टार्ट होता है। और वर्कआउट में भी जब आप वॉक कर रहे होते हो तब। तो मैं ये सभी को कहता हूँ कि जब आपको अगर बहुत ज्यादा चीजें सोचनी है या गहन चिंतन करना है, तो आप वॉक या रन पर निकल जाओ। जब आप रन कर रहे होगे तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि 10 साल पहले 1 रुपए का आपने वो सिक्का कहाँ रखा था। तो अगर आपको बिल्कुल एक मेंटल स्टेट, एक मेंटली हेल्दी पर्सन बनना है, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट ऑन योरसेल्फ। और खुद के लिए सारी चीजें कीजिए। दुनिया को प्रूव आपके वर्कआउट से किया जा सकता है, बोलकर या सोचकर नहीं कर पाएंगे। सोचना आपको है, प्लानिंग आपको करनी है, एग्जीक्यूशन आपको करना है। वाहवाही दुनिया करेगी और तरीका क्या होगा वो भी दुनिया बताएगी। तो मैं सभी को कहता हूँ कि अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है, तो एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में से थोड़ा सा कुछ पार्ट्स उठा लीजिए। जो वो हर दिन देखता है, वो आपको अपने लाइफ के कुछ हॉट स्पॉट्स में देखने होंगे। और सर, चलिए। ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैं हाईलाइट पॉइंट्स में बता पाया अभी तक। जी। चलिए कार्तिक, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। मैं अब देव से आग्रह करूंगा, देव ने भी ये मुकाम अपनी विपरीत परिस्थितियों को उस पर विजय पाते हुए ये मुकाम हासिल किया है। 7 घंटे 4 मिनट में 90 किलोमीटर की इस कॉमरेड मैराथन, जिसके बारे में कहा जाता है ये टफेस्ट रेस है, ये टफेस्ट रेस है। इसमें मौसम का परिवर्तन होता है, यहाँ पर एलिवेशन है, यहाँ पर डाउन है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें। उस विपरीत परिस्थिति के अंदर इतने सारे बड़े समूह के अंदर, यानी 18-20 हजार धावक दौड़ते हैं, जहां पर वर्ल्ड चैंपियन है, जिन्होंने अपना एक लैंडमार्क स्थापित किया हुआ है। उन धावकों के बीच में जाकर अपना परफॉर्मेंस देना और एक रिकॉर्ड कायम करना, ये इन जैसे नौजवान जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने कई सारे दिन, कई सारी रातें, कई सारी पार्टियां, कई सारे ऐसे अवसर उन्हें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा होगा, तो ही आज ये चैंपियन के रूप में आप और हम सबके बीच में है। दे आर द रियल चैंपियंस। और जो परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखता है और अपने लक्ष्य के प्रति सदैव सचेत रहते हुए आगे बढ़ता है, वही चैंपियन बनता है, वही देव चौधरी बनता है, वही कार्तिक जोशी बनता है, जो देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करते हैं। देव, कैरी ऑन, आपका अभिनंदन है। सर थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं सभी से मतलब मेरा नाम देव चौधरी है, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ।
एक सेकंड। जी जी। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। मैं एकदम ज्यादा मतलब सीधी सादी सिंपल फैमिली से आता हूँ। मम्मी पापा मम्मी हाउसवाइफ है। पापा फार्मिंग करते थे पहले। अभी पापा भी घर पे ही रहते हैं। पापा की एज थोड़ी बढ़ गई है, तो मैं फार्मिंग खुद ही संभाल लेता हूँ। इसके अलावा कॉलेज लाइफ, उसके अलावा भैया का मेडिकल स्टोर है, उसमें पार्ट टाइम चला जाता है। मैंने रनिंग जर्नी स्टार्ट की थी 2016 एंडिंग में, मतलब 17 में। तो इतना नॉलेज नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टार्टिंग में बाहर 5 किलोमीटर की रेसेस करने लगा। उसके बाद जैसे जैसे मतलब रेसेस की नॉलेज आती गई, जानकारी मिलती गई, 10 की भागने लगा। 10 की का टाइमिंग अच्छा आने लगा, तो फिर हाफ मैराथन भाग लिया। हाफ मैराथन भी पोडियम लगने लगे। तो उसके बाद फुल मैराथन भाग ली। फुल मैराथन में पोडियम आने लगे। फुल मैराथन के बाद मैंने 2021 में अल्ट्रा ट्रेल करना स्टार्ट किया था। तो जी उसके 2021 में अल्ट्रा रन स्टार्ट करने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम एक जंपिंग गोरला की थी 2021 में। तो वो 25 किलोमीटर की रेस थी। तो मैंने 2 घंटे 25 मिनट में ट्रेल रन किया था। तो उसमें ऑलमोस्ट 1700 मीटर एलिवेशन था। जैसे कि जी आपने जैसे कॉमरेड में होता है, तो वहां पे तो रूट तक नहीं होता है आपको रन करने के लायक। ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था कि आपको ट्रेल के अलग से शूज लेने होते हैं, ट्रेल की इक्विपमेंट अलग से रहती है, आपको हाइड्रेशन आपका खुद कैरी करना पड़ता है। बस मुझे तो जाना था और मुझे रन करना था, मेरे माइंड में तो यही था। तो मैं उठ लिया और चल लिया था रेस के लिए। तो मैंने रोड के शूज ही मुझे तो ऐसा ट्रेल के शूज अलग से थे, कोई आइडिया नहीं थी, तो मैंने रोड के शूज ही कैरी करके चला गया था। तो फिर तब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेल किया था, तो मैंने तब फर्स्ट टाइम फर्स्ट रनर पे आया था। तो उसके बाद ट्रेल रन का थोड़ा सा क्रेज बढ़ गया था। फिर मैं ट्रेल रन फर्स्ट, उसके बाद मैंने बुद्धा किया। बुद्धा में टॉप 4 पे फर्स्ट टाइम मैं 65 किया था, वहां पे फोर्थ पे था। उसके बाद मैं फिर अल्ट्रा रन स्टार्ट किया। हिनर बाम्बो हो गया, वहां पे पोडियम फिनिशर था। स्टेडियम रन कर लिया। जंपिंग गोरला सीरीज पूरी की पूरी सीरीज कर ली। उसमें भी पोडियम बैक टू बैक पोडियम फिनिशर हूँ। SRT हो गई, SRTL हो गई, उसमें बैक टू बैक पोडियम फिनिशर हूँ। ऐसी बहुत सी रेसेस है कि जिसमें पोडियम फिनिशर हो। मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम रेस करने से ज्यादा मैं मिनिमम रेस करने में बिलीव करता हूँ। और उस उन्हीं उन्हीं रेसों में अपना परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ, और देता हूँ। मैं मेरे तरफ से, मेरा किसी से कंपटीशन नहीं होता है, फिर वो कोई भी हो, इंडिया से हो या इंडिया के बाहर से हो। मेरा कंपटीशन मेरे खुद से होता है। मैं हारूं या जीतूं। तो इसी तरह से मेरा लास्ट ईयर ही प्लान था कि मैं कॉम्रेट करूं। लेकिन कुछ उपलब्धियां ना मिलने के कारण मैंने लास्ट ईयर नहीं कर पाया। तो फिर इस साल मैंने जो लास्ट ईयर की तो प्रैक्टिस थी ही थी। इस साल मैंने एज अ स्पेशली थोड़ी सी खुद पे फोकस करके प्रैक्टिस दिसंबर नवंबर में स्टार्ट कर दी थी, और मेरा एंट्री वगैरह हो गया था। एंट्री वगैरह होने के बाद मैं मतलब कंटिन्यूसली वैसे ही वर्कआउट में रहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देने लग गया था। क्योंकि मुझे पता था कि मैं मतलब इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जो मतलब हमेशा तो नहीं जा पाएगा कि हाँ चलो इस बार चले गए नेक्स्ट ईयर जाएंगे, बैक टू बैक का मेडल आएगा। बहुत की मतलब यही ख्वाहिश रहती है। तो मेरा तो ऐसा कोई सीन नहीं था। मेरी तो एंट्री तक खुद दूसरों ने करवाई थी। मुझे बाकियों ने मतलब 4-5 जनों ने अप्रोच करके भेजा था। तो मेरा यही था कि मुझे बेस्ट देना है अपना, मुझे अपना बेस्ट देना है। मैं फिर मेरी फर्स्ट नवंबर में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। तो दिसंबर में मेरी एक रेस थी, SRTL 100 किलोमीटर की। वहाँ पे एलिवेशन आता है, मतलब 4000 समथिंग एलिवेशन आता है वहाँ पे मैं 100 किलोमीटर का पोडियम फिनिशर था एज अ ट्रेल रनर। उसके बाद टाटा मैराथन होगी। टाटा मैराथन में एज कैटेगरी में टॉप 7 पे था। उसके बाद टाटा अल्ट्रा गया, मैं ऑल ओवर टॉप 10 में था। उसके बाद कास हो गई, कास में मैं फर्स्ट प्लेस पे था। उसके बाद मैंने बैक टू बैक 2 लॉन्ग रन किए थे। उसमें भी मेरा टाइमिंग मतलब इतना अच्छा आ गया था कि मुझे खुद पे बिलीव हो गया था कि हाँ
चलो हम जा तो रहे हैं, लेकिन उसी लेवल की हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो हम कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन लोगों से बहुत सुना था यार, मतलब वो लास्ट में रूट थोड़ा सा टफ आएगा, वेदर चेंज होता है, मैच बॉडी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मैराथन है, यही सारे ख्याल मतलब दिमाग में चल रहे थे। तो मैंने ये सोच करने के बाद भी चलो देखते क्या होगा, कुछ हमने तो हमारी तरफ से पूरे एफर्ट देना है, बाकी की देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। उसके बाद मैंने रेस स्टार्ट की थी। तो मैं स्टार्टिंग में मतलब हर बार स्टार्टिंग से ही पुश करना चालू रखता हूँ, लेकिन इस रेस में मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाउन लिया था। उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली 430, 440 के पेस से, 5 के पेस से कंटिन्यूसली 60-75 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली लेते चला गया। 67 मेरा एक्चुअल टारगेट था 630 का। अभी अगर ये मैं बोल देता तो मतलब बहुतों को मतलब अनबिलीवेबल लगता था। तो मैं सब 7 या सिल्वर का सभी को बहुतों को एक्सेप्टेशन था कि ये देव देव महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत जानते हैं मुझे, तो उनको पता था कि देव थोड़ा सा एफर्ट लेता है, प्रैक्टिस वगैरह थोड़ी सी बाकियों से एक्स्ट्रा करता है, आउटपुट थोड़े से ज्यादा देता है हर चीज में। तो उनको बिलीव था कि ये बंदा कुछ तो भी अच्छा करेगा, अलग करेगा। तो मुझे उनसे भी ये भी सुनने को मिला था कि देव मतलब लास्ट लास्ट में रूट थोड़ा सा एलिवेशन आएगा, स्टिफ हिल आएंगी, ध्यान से करना, ये करना वो करना, मतलब थोड़ा सा मैं मेरा माइंड सेट वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन उनसे भी अलग मैंने खुद पे एक फोकस किया था कि मुझे मेरा परफॉर्मेंस देना है, ना कि किसी की बातों को सुन के वगैरह देना है। मैं उनकी फिर उनको थोड़ा सा साइड में रख के कंटिन्यूसली रन करता गया। 67 किलोमीटर के होने के बाद मुझे एक्चुअली, मैं स्टार्टिंग के 200 के ग्रुप में था। तो मुझे मेरे सामने इलाइट के जो इंटरनेशनल इलाइट एथलीट होते हैं, वो मतलब मेडिकल चेयर पे बैठे हुए मिले। किसी की कंडीशन मतलब वॉक करने के लायक नहीं थी, वो उस मतलब रेस छोड़ रहे थे। तो वो सीन देख के मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया। अगर मेरे से अगर ऐसा कुछ सीन होता है, आप अगर अनएक्सपेक्टेड कोई सीन कुछ ऐसा देख लेते हो, तो आपको मतलब ऐसे जल्दबाजी में बहुत से ऐसे मतलब बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि जो आपने सोचे भी नहीं होंगे कभी। उसके बाद मैं थोड़ा सा डाउन लिया, ऐसा नहीं नहीं होना चाहिए कि अब इस यहाँ तक इतने एनर्जी के साथ आए और यहाँ पे ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो मैं वहां से पुश करता गया करता गया करता गया। फिर 67 किलोमीटर बाद मैंने डाउन लिया। फिर 530, 6 के पेस से, कभी 530 के पेस से, कभी 5 के पेस से। फिर 80 किलोमीटर होने के बाद मैंने कंटिन्यूसली 430 के पेस से, 430, 420 के पेस से भी आगे पुश किया। बाद में जैसे ही मैंने फिनिश लाइन किया, आपको एक फिनिश लाइन होने के बाद मैंने बहुत से रनर देखे कि आप फिनिश लाइन होने के बाद मतलब धपाक से गिर जाता है, कोई सांस जोर जोर से सांसें लेने लगता है, कोई बहुत एक्साइट मतलब उस किसी बहुत की कंडीशन चलने के लायक नहीं थी। तो एक्चुअली जब रेस हुई उसके बाद पता स्टार्टिंग में तो कोई था नहीं ये आगे, तो ये तो जानता ही था। लेकिन जब फिनिश होने के बाद मुझे बॉडी का जो मुझे मैंने जो महसूस किया था कि देव यार, हम इससे अच्छा और कर पाते थे, क्योंकि मेरी बॉडी कंडीशन इतनी अच्छी थी कि मैंने रेस होने के बाद भी मतलब बहुतों को ऐसा मतलब चेयर अप किया। बहुत से इंडियंस के रनर्स आ रहे थे, तो उनको चेयर अप करते रहा, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करते रहा। तो अच्छा लगा जैसे ही मेरा टाइमिंग वगैरह अच्छा आया। 730 इज नॉट बैड टाइमिंग, लेकिन मैं खुश था इसमें भी। मैं यहाँ देव और कार्तिक दोनों को एक स्लाइड के माध्यम से आपकी स्ट्रेंथ के बारे में जानना चाहता हूं और आपकी सहमति उस पर मांगना चाहूंगा। स्पॉटलाइट में कार्तिक को और दोनों को साइड में रखना है और वो स्लाइड आप प्रेजेंटेशन के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट करें। क्या है आखिर कोई चैंपियन क्यों बन पाता है? और आप दोनों इस बात से आपकी सहमति जरूर दीजिएगा कि वाकई में अगर चैंपियन बनना है तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, कोई भी हो, होम से एवर इट में भी।
ये दोनों चैंपियन हैं, इंटरनेशनल अल्ट्रा मैराथन रनर मिस्टर देव चौधरी और मिस्टर कार्तिक जोशी। ये दोनों चैंपियन है। एक चैंपियन क्यों है हम सब जानना चाहेंगे, और हर व्यक्ति जो यहां पर है वो भी चैंपियन अपने जिंदगी में बनना चाहता है। ये कॉमरेड मैराथन 1921 में एस्टेब्लिश हुई, 103 साल हो चुके हैं, और ये अल्टीमेट ह्यूमन स्ट्रेंथ को नापने की एक रेस है। यहां पर इंसान की ताकत को नापने की ये रेस है। यहां पर बहुत विपरीत परिस्थितियों में आदमी को परफॉर्म करना पड़ता है। वैसे ही हमारी जिंदगी में अगर हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो हमको उसी तरह से परफॉर्म करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, ये यहां पर फिजिकल, यानी हमें फिजिकली भी धैर्य रखने की आवश्यकता है। जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये धैर्य की बात है, और ये धैर्य इन दोनों बच्चों ने रखा है, और ये चैंपियन बने। दोनों ने चैंपियन बने हैं, इन्होंने धैर्य रखा है। कवरिंग 90 किलोमीटर्स, 56 माइल्स, द रेस डिमांड एक्सेप्शनल स्टेमिना। ये स्टेमिना कैसे तैयार होता है? लगातार सतत प्रैक्टिस से ये स्टेमिना तैयार होता है, और ये अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करते हैं, यानी अपने दर्द को भूलकर, अपनी परेशानियों को भूलकर, अपनी परिस्थितियों को भूलकर ये अपने आप को पुश करते हैं और फिजिकल लिमिट को एक्सटेंड करते हैं, अपने फिजिकल लिमिट को एक्सटेंड करते हैं, और ये चैंपियन बनते हैं। कार्तिक और देव दोनों ये चैंपियन क्यों बने? क्योंकि इनका मेंटल रेजिलियंस बहुत स्ट्रांग है। जैसा कि अभी देव ने बताया कि विपरीत परिस्थिति, कई तरह के ख्याल आने लगे। ये ख्याल आते हैं, लेकिन उस समय आप अपनी मानसिक अवस्था को कितना सशक्त रखते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द मेंटल चैलेंजेस ऑफ मेंटेनिंग फोकस, यानी आपको अपने काम पर फोकस रखने की जरूरत है, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रखना है, और ये 90 किलोमीटर की उस रेस के अंदर पूरी तरह से फोकस होकर। और सबसे बड़ी बात है, अगर अंदर से हम मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, हम अपने आप से इस बात से हम इंस्पायर्ड नहीं रहेंगे, तो उसके लिए हमको डिटर्मिनेशन, लॉन्ग डिस्टेंस पर जाने के लिए बहुत डिटर्मिनेशन की जरूरत है, इमेंस डिटर्मिनेशन की जरूरत है। यानी आप उस लायक अगर होंगे, उस स्ट्रेंथ में होंगे, तो आप अपने फटीग, अपने पेन, और कई बार ऐसा लगता है कि मैं इसमें से क्विट कर जाऊं। कई लोगों को लगता है हमारी जिंदगी में भी हम कई सारे लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और हम क्विट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इसमें रुकावटें, बाधे बहुत है, और हम क्विट कर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चैंपियन बनता है वो अपनी इन रुकावटों को ओवरकम करता है, अपने दर्दों को पार करता है और आगे बढ़ता है। ये एलिवेशन, ट्रेन्स एंड एलिवेशन, जो वहां पर जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां बिल्कुल अलग तरह की है। रास्ता, यानी जिंदगी में हम और आप कोई भी रास्ता तय करते हैं, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसका रास्ता आसान कभी नहीं होता है। लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं। यहां पर भी इस रेस के दौरान कई सारे उतार और चढ़ाव थे, और इसी समय आपको अपने मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को संभालने की जरूरत है, और प्रेशर को संभालने की जरूरत है, और आगे बढ़ने की जरूरत है। तभी तो चैंपियन बन पाते हैं। हम भी चैंपियन बनना चाहते हैं, आइडेंटिटी को एक्सपांड करना चाहते हैं। तो आइडेंटिटी का एक्सपांशन कब होगा? जब हम कोई भी काम करते हैं उसका निर्धारण करते हैं, समय का निर्धारण। ये समय का निर्धारण ही है। यहां पर भी 12 घंटे की लिमिट के अंदर अपने को कंसिस्टेंट ऊर्जा से भरा हुआ रखने की जरूरत है, उस पेस को मेंटेन करने की जरूरत है, और प्रति मिनट क्या करना है उसकी स्पष्टता इनके पास है। उसी तरह से हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं उसमें भी हमारी स्पष्टता होगी, तो हम उन साइकोलॉजिकल प्रेशर्स को हैंडल कर पाएंगे और फिजिकली आउट परफॉर्म कर पाएंगे। ये टाइम लिमिट के साथ काम करने की जरूरत है, और हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में इसी तरह से आगे बढ़ता है। लक्ष्य कोई सा भी हो, चाहे वो रेस का मैदान हो, चाहे वो जिंदगी का मैदान। एक्सट्रीम कंडीशन, यहां पर जो इनके मैदान में जब दौड़ लगाते हैं तो यहां पर एक्सट्रीम कंडीशन है।
फ्रॉम इंटेंस यानी बहुत गर्मी भी है, यहाँ पर ठंड भी है और बारिश भी है, यानी इस तरह से लगातार वेदर बदलता रहता है, लगातार वेदर बदलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इसमें अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है और इस परिस्थिति में अपने आप को धैर्यवान रखते हुए इस परिस्थिति को का जो स्ट्रेस है उसे ओवरकम करता है और चैंपियन बन के यहां आपके और हमारे बीच में मौजूद होता है। a true test of human strength combining physical powers, mental toughness and adaptability। यानी हम हमारी जिंदगी में कहीं भी कोई कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जिन विषयों पर हमने चर्चा की। तो मैं अब नाउ यू कैन क्लोज द स्लाइड। मैं आप सबको, दोनों चैंपियंस को बधाई देना चाहता हूं कि आप हमारे बीच आए और आपने हमें इन बातों से अवगत कराया। मैं अब आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, यहाँ जो भी हैं वो अपने लिए प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे चैंपियन से। क्या होता है कि अगर परिस्थिति में कुछ नया करना है, जिस तरह से कार्तिक और देव प्रतिदिन उठकर अपने लिए अभ्यास करते हैं, हम भी यहाँ हमारी आइडेंटिटी को एक्सपांड करने के लिए प्रतिदिन 6:30 बजे मिलते हैं। आज 114 दिन हो गए लगातार मिलते हुए, यानी वी आर कंसिस्टेंट ऑन अवर वर्क। हम भी हमारी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें नींद भी छोड़ना पड़ेगी, माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। और ये दोनों बच्चों ने माइंडसेट को बदला है, अपने लिए मुकाम हासिल करा है। तो आप अपने आप के बारे में तो आपने सारी जानकारी, आपको मैं और बताना चाहता हूं, ये दोनों युवा अपनी परेशानियों को फेस करते हैं और जो लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को ये हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आने वाले वक्त में इन दोनों को हम राष्ट्रीय पटल पर, अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक नए रिकॉर्ड के साथ में मिलेंगे। जैसा कि कार्तिक ने कहा, देव ने कहा कि लोग आपसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि लोग अपेक्षा रखें वो उनका काम है, हमें केवल अपना बेस्ट देना है। दोनों ने एक ही बात कही, टू परफॉर्म बेस्ट। और जब बेस्ट तरीके से परफॉर्म करते हैं तो कार्तिक बनते हैं, देव बनते हैं। और ऐसे बच्चों के साथ में हमें प्रेरणा मिलती। ये मेरे लिए प्रेरणा के दोनों स्रोत हैं। कार्तिक पिछले 4 सालों से लगातार मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत, देव नई मुलाकात है 4 दिन पुरानी। लेकिन इन बच्चों के साथ मिलकर जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में आप सोच सकते हैं। इनकी परिस्थितियों से आप अपनी परिस्थितियों का तुलना कर सकते हैं और जिंदगी में आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो ये अपने लिए नहीं, राष्ट्र के नाम को विश्व पर, उस तिरंगे को ऊंचा होता हुआ देखना चाहते हैं। इनका पर्पस बहुत बड़ा है, ये दोनों का पर्पस बहुत बड़ा है। और ऐसे चैंपियंस का हम सब लोग हृदय से अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं, इनका वंदन करते हैं। तो मैं, कुछ प्रश्न है दोनों से पूछूंगा, दोनों को जवाब देना है बारी बारी से। यस कार्तिक। जी सर। आप अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन क्या करते हैं, कितने किलोमीटर दौड़ते हैं? सर मैं हर दिन सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ। जी। 3:30 बजे के बाद मैं सोचता हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ अच्छा और दुनिया से बिल्कुल ज्यादा अलग कुछ करना है तो खुद के लिए समय होना चाहिए, खुद के लिए 15 मिनट होना चाहिए। तो पहले मैं 7 मिनट, मतलब 15 मिनट का जीरो नोटिफिकेशन जोन होता है मेरी लाइफ में, 3:30 to 3:45। उसमें मैं पहले 7 मिनट ही सोचता हूँ कि मैंने अभी तक क्या किया, क्या सही था, क्या गलत था, और क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। पहले 7 मिनट में ये गहन चिंतन किया जाता है कि मैं क्या करूं, क्या अभी तक मैंने सही और गलत किया। अब जो रिमेनिंग 8 मिनट्स है उसमें मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। ऐसा कौन सा सही या अलग या नायाब तरीका होगा जो मुझे मेरे लक्ष्य की ओर बढ़ने में अग्र बिल्कुल प्रेरित करे। ऐसे क्या गलत स्टेप्स जो अभी तक मैंने फॉलो किए जिसे मुझे छोड़ना है।
या जिसकी वजह से मुझे और ज्यादा समय लग गया अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, वो क्या थे? तो मैं अगले 8 मिनट में ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि मैं अपने लक्ष्य की ओर कैसे जल्दी बढ़ूंगा, क्या करना है और कैसे करना है। यस देन कर। फिर मैं सुबह 4:30 बजे स्विमिंग पे जाता हूँ। मैं 2.5 से 3 किलोमीटर स्विमिंग करता हूँ। उसके बाद मैं 6:30 7 बजे अपनी रनिंग, पहला रनिंग सेशन जो है रहता है उसको अटेम्प्ट करता हूँ। उसमें 15 से लेके 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर भी रन करना रहता है। उसके वहां से आने का अपना पहला ब्रेकफास्ट, देन अपना कॉलेज की स्टडीज, फिर सेकंड ट्रेनिंग सेशन जिसमें योगा जिम या कोर एक्सरसाइज रहती है वो मैं फॉलो अप करता हूँ। उसके बाद मैं आफ्टरनून में बिल्कुल रेस्टिंग मोड पर रहता अपने लंच के बाद। उसके बाद मैं इवनिंग में अपना सेकंड रनिंग सेशन फॉलो अप करता हूँ जिसमें मैं लगभग फिर 15 से 20 या 22 किलोमीटर तक भागता हूँ। मतलब एक दिन में 33 से लेकर 40 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस मैं हर दिन रन करता हूँ। उसके बाद 2.5 से 3 किलोमीटर स्विम करता हूँ। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा जिम करता हूँ। तो ऑलमोस्ट 8 घंटे मेरे रेगुलर प्रैक्टिस में चले जाते हैं। इस जो मतलब कि लोग कहते हैं ना कि आप खड़े होकर लोग सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं फॉर सम आवर परफॉर्मेंस, but they don't even know about your efforts from you are being from so long about your training। जैसा कि मैंने बोला था कि 100 किलोमीटर भागने में 7 घंटे 8 घंटे ही लोगों को लगेंगे, देव सर जैसे या मुझ जैसे रनर्स को भागने में। बट उस 8 घंटे हमने कैसे परफॉर्म किया, इट्स ऑल अबाउट आवर लास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो उस लास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने उस 8 घंटे परफॉर्म करने के लिए 8,000 घंटे मेहनत की। तो 8,000 घंटे के एफर्ट्स को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया है। पीपल आर अप्रिशिएटिंग योर 8 आवर परफॉर्मेंस ओनली। सो मैंने वही बोला था कि सिर्फ वो एक दिन के लिए परफॉर्म परफॉर्म करता है एक खिलाड़ी, और उसके लिए वो हजारों लाखों घंटे मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। तो सर हमारी स्ट्रेंथ, हमारी इंड्योरेंस, हमारा स्टैमिना वो उस यस। एफर्ट डेज में होता है। वो सुबह की नींद खत्म करने के बाद होता है। वो दोस्तों का प्यार, परिवार का प्यार छोड़कर सारी चीजों का सेक्रीफाइस करके जब आप ट्रेनिंग करते हैं, बाहर की चीजें, दोस्तों की पार्टी, स्कूल के हैप्पी डेज, आपकी लाइफ के हैपनिंग पार्ट्स को छोड़ने के बाद आप गेन कर सकते हैं। इट्स नॉट अब लाइक कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप रन भी कर रहे हैं, आप पार्टी भी एंजॉय कर रहे हैं। नो, इफ यू इफ यू बीन एथलीट, इफ यू बी अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन, यू हैव टू बी 5 Ds। 5D जिसको मैं हमेशा आपको बताता हूँ, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन। तो जब तक ये आपकी जिंदगी में नहीं है तब तक आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। और जो 5D 5th D होता है वो होता है डिस्ट्रैक्शन। अगर डिस्ट्रैक्शन है तो अगले 4 Ds आपके लिए काम नहीं करेंगे। और चारों Ds, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन अगर है तो डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में नहीं आएगा। तो वो मैं सोचता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन और वो अदर 4 Ds में अगर आपने डिफरेंशिएट कर लिया तो यू हैव बीन सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। ग्रेट ग्रेट कार्तिक। नाउ देव, स्ट्रेंथ और यस स्टेमिना। सर। यस। मेरा मॉर्निंग स्टार्ट होता है सर 4 o'clock। ओके। 4 o'clock से लेके 8 बजे तक मेरा वर्कआउट चलता है। इसमें जैसे कार्तिक जी ने बोला है कि हम खुद के लिए 15 मिनट देते हैं, ऐसे ही मतलब 4 बजे उठने के बाद मेरी जो डेली वर्कआउट स्टार्ट होता है 4:30 पे मेरा बाकी की चीजें मैनेज करने के बाद 4:30 को मेरा वर्कआउट स्टार्ट होता है। मेरा डेली का वर्कआउट होता है 25 किलोमीटर। जी। 25 किलोमीटर के बाद इसके बाद मेरा मैं ज्यादातर वन सेक्शन में ही मेरा वर्कआउट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एज अ फुल टाइम वर्कआउट नहीं कर सकता हूँ। मुझे फैमिली भी हैंडल करनी पड़ती है, मेरी फार्म, मैं पार्ट टाइम फार्मिंग भी करता हूँ, वो भी देखना पड़ता है, मुझे शॉप में भी जाना पड़ता है भैया की शॉप पे, तो उसमें भी टाइम देना पड़ता है। कि मेरा एक्सपेंसिव जो है मुझे इसमें से ही निकालना होता है। हाँ, मुझे मेरा जो बाकी का जो खर्चा निकलता है इसी से निकलता है, तो मुझे ये डेली का वर्कआउट से ज्यादा मुझे ये भी इम्पोर्टेंट है कि मैं ये ना करूँ तो मैं मतलब मेरा वर्कआउट ही नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मुझे ये भी करना होता है। मेरा 4:30 पे मेरा वर्कआउट स्टार्ट होता है। इसमें स्विमिंग आ जाता है, ओपन वाटर स्विमिंग है आता है इसमें। इसमें एक लॉन्ग रन आता है संडे का, जो कि 35 के या 40 किलोमीटर तक आ जाता है। डेली का वर्कआउट आ जाता है 25 किलोमीटर। इसमें क्रॉस ट्रेनिंग हो गई, एबीसी ड्रिल, कोर, जिम एंड स्ट्रेच ट्रेनिंग। इसमें मैं 25 किलोमीटर होने के बाद डेली का वर्कआउट इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। एज अ स्पेशल सेक्शन मैं नहीं दे पाता। एज अ जिम के लिए हो गया, कोर एक्सरसाइज के लिए हो गया, एज अ स्विमिंग के लिए हो गया। मेरा वन सेक्शन में ही मैं ट्राई करता कि मैं कर पाऊँ। उसके बाद जिस दिन मेरा नहीं हो पाता है उस दिन मैं
इवनिंग में ही चल जाता हूँ वर्कआउट के लिए। दूसरी बात, मैं जब वर्कआउट से 8:30 पे या 9 o'clock घर आता हूँ, उसके बाद मुझे फ्रेश वगैरह होना है, घर की छोटी मोटी काम है हैंडल करके, मुझे 10 o'clock पे ब्रेकफास्ट वगैरह करके, मेरा जो डाइट है वो इनटेक करके, मुझे 10 o'clock पे शॉप पे चले जाना होता है दादा भैया के साथ थोड़ा सा। वहां से मैं आफ्टरनून में रिटर्न आता हूँ। रात में 11 बजे सोने के बाद मुझे नींद नहीं होती, तो मैं दोपहर में 1 या 1.5 घंटे तक सो लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ। 4:30 को उठने के बाद, इवनिंग में 4:30 के बाद उठने के बाद, मैं जिस दिन मेरा वर्कआउट नहीं हुआ है उस दिन मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, या तो फिर मैं फार्मिंग में चल जाता हूँ। फार्मिंग की जो छोटी मोटी काम है वो देख लेता हूँ। फिर 6:30 को रिटर्न आ जाता हूँ। फिर 6:30 से बाद मेरा डेली शॉप में चल जाना है। फिर 11 o'clock मुझे रिटर्न आना है। उसके बाद 12 o'clock मुझे खाना खा के वगैरह सोना है। ये मेरी डेली की एक्टिविटीज हो गई। इसके अलावा अगर हम जैसे एथलीट, या कोई भी एथलीट हो, इंडिया में ऐसे बहुत से एथलीट है, अगर उनको बाकी की चीजें मैनेज हो पाती है, उनको अगर फुल टाइम अगर वो वर्कआउट पर ध्यान दे, मेरा मानना है कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो ना कर पाए। मेरा मानना ये है। मतलब देव चौधरी, मतलब इससे 7.4 ऐसा ऐसा कुछ बढ़िया टाइम नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो। इससे भी ऐसे बहुत से एथलीट हैं कि ये तो इजीली ब्रेक कर पाएंगे। हाँ, अगर 6:30 आ जाता तो ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो कोशिश रहेगी अगर मैं नेक्स्ट ईयर जाता हूँ तो 6:30 का क्लॉक को टाइम लाऊं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देव और कार्तिक दोनों ने बहुत अच्छी बात की। और आपको, हम जो प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं उसमें एक बात जरूर करते हैं कि हम रात को सोने से पहले हमने जो दिन भर भी कार्य किए हैं उन कार्य की हम उसका आंकलन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, और हमने क्या बेहतर किया है, क्या गलत किया है, क्या सही किया है, उसका हम आंकलन करते हुए अगले दिन की कार्यसूची बनाकर उस पर हम हमारी स्ट्रैटेजी डिसाइड करके हम काम करें। और ये ही हमें सफलता की दिशा में आगे ले जा सकता है। जिस तरह से कार्तिक और देव दोनों अपनी जिंदगी में एक खेल के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए, अपनी पहचान बनाने में लगे हुए, उसके लिए उसके पीछे का परिश्रम आप सबने अभी देखा है। कितना कठोर परिश्रम इन्हें करना पड़ता है, कितनी चीजें इनको जिंदगी में सेक्रीफाइस करना पड़ती है, और कई दिनों की नींद और कई सारी पार्टियां और कई सारी चीजों को इन्हें छोड़ना पड़ता है, तभी ये आज चैंपियन है और दोनों हमारे साथ में है। ये इसीलिए चैंपियन है। क्यों? क्योंकि ये कंसिस्टेंसी के साथ में उस कार्य को करते हैं जिससे इनके कार्य में इनको एक्सेल होने का मौका मिले, यानी ये और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। ये रोज नई चीज सीखते हैं, हाउ वी कैन डू द थिंग्स इन बेटर वे। ये कार्तिक और देव से हमने इस चर्चा और इस वार्तालाप के दौरान हमने इस बात को सीखा है और जाना है। अगर आपका कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप हाथ खड़ा करके आप कार्तिक और देव से निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। ये भारत के गौरव हैं। आने वाले समय में ये ओलंपिक में कोई मेडल जीत कर लेकर आएंगे, ऐसा भी हम लोग सुनने को मिलेगा। जैसा कार्तिक ने कहा, देव ने कहा कि हमारी जो तैयारियां हैं, हमारी मेहनत है, उसको कोई नहीं देखता है, लेकिन केवल हमारे परिणाम पर सबकी नजर होती है। निश्चित रूप से आप, दुनिया आपको तभी सलाम करती है जब आप अपने आप को प्रूव करते हैं, आप अपने आप को स्थापित करते हैं, आप अपने प्रयासों से एक मुकाम हासिल करते हैं, तो आपको दुनिया सलाम करती है। हम दोनों भी इनको सलाम कर रहे हैं। और आपके बीच में मैं इन दोनों को क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि मैं इनसे इंस्पायर होता हूं। मुझे ये इंस्पिरेशन देते हैं, दोनों के दोनों मुझे इंस्पिरेशन देते हैं। कार्तिक पिछले 4 सालों से, 5 सालों से, और देव पिछले 4 दिनों से, जब से मैंने इनका वो रिकॉर्ड देखा है। दिस आर द ट्रू पीपल। ये वो सही लोग हैं जो अपनी जिंदगी में एक मुकाम, एक पड़ाव हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। हम इनका दोनों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप निश्चित रूप से इनसे पूछ सकते हैं, आ, अपना माइक अनम्यूट करके। और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम इन दोनों का हृदय से धन्यवाद करते हुए हम
पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। सर प्रणाम भाई मैं साहब, पूछना प्रणाम चाहता प्रणाम। हूँ आपसे सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे आपका सैल्यूट कीजिए। हाँ, सैल्यूट कीजिए। कार्तिक जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों के बीच में आपके दर्शन हुए, इतना स्ट्रगल करके जो आगे आए हैं यहाँ पर। मैं जानना चाहूँ, आप इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में कैसे अपने आप को एडजस्ट किया, क्योंकि एक्सपेंसिव भी तो होता ही है ये सब कामों में जाना आना, और अदरवाइज और अपने आप को रेडी करना। तो फाइनेंस प्रॉब्लम में कैसे आपने एडजस्ट किया होगा अपने आप को? आप छोटे सिंपल परिवार से हैं, तो ये भी एक छोटा सा प्रश्न है, इसके बारे में जानना चाहता सर जब मैंने रनिंग शुरू करी थी तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे लगता था कि रनिंग सबसे सस्ता गेम है, तो उसे चूज कर लेते हैं। इसमें ज्यादा खर्चे नहीं है, एक जूता एक टी शर्ट एक शॉर्ट्स की जरूरत होती है, घर पे खाना बनता ही है तो चल जाएगा। बट जैसे जैसे पता चला कि रनिंग एक्सपेंसिव तब होती है जब आप उसमें एक इमेच्योर लेवल पे पहुंच जाओ, जहां आपको लोगों के साथ कॉम्पिटिट ना करते हो, एक मानसिकता के साथ कॉम्पिटिट करना हो, एक उस बेंचमार्क के साथ कॉम्पिटिट करना हो जहां लोगों की सोच खत्म होती है एक नॉर्मल पर्सन की, और एक एथलेटिज्म आ जाता है। तो सर मेरा फाइनेंशियली कुछ इस प्रकार चलता है कि सम ऑफ कंपनीज आर स्पॉन्सरिंग मी राइट नाउ, वो जिसमें कि अभी एक स्पॉन्सरशिप खत्म हो गई है। तो मैं लोगों से या कुछ फर्म या एनजीओ से सपोर्ट की आस्क करता हूँ कि वो मेरे को सपोर्ट करे। इफ मैनी कॉज वो नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड में चलता रहता है। पापा लास्ट 1.5 साल या 2 साल से रेस्टिंग मोड पे हैं, अब वो कोई फाइनेंशियली वर्क नहीं करते हैं। तो मेरा भाई और मैं मिलकर डिजिटल मार्केटिंग के लिए थोड़ा वर्क करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जिससे हमारा थोड़ा फाइनेंशियली बैलेंस्ड हो सके। उसके साथ साथ बात इंडिया लिमिटेड है जो मुझको रेसेस के लिए स्पॉन्सर करता है, और अभी ओमेक्स इंडिया है जो मुझे न्यूट्रिशन के लिए सपोर्ट कर रहा है। बाकी अभी एसेसरीज के लिए मैं बेस्ड ऑफ हूँ कि अगर अभी कोई और नई कंपनी होगी, क्योंकि अलायंस वैकेशन जो मेरा रिसेंट स्पॉन्सर था उनके साथ हमारा टर्म ऑफ इस साल अभी लास्ट मार्च में खत्म हो गया है। तो अब हम नए स्पॉन्सर के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड है, लुकिंग फॉरवर्ड में। तो स्पॉन्सर बेस्ड ही पूरा चलता है सर। जब मैंने 2017 में अपनी रनिंग जर्नी शुरू की थी तब पूरा फाइनेंशियली सेल्फ बेस्ड था। 2020 तक सेल्फ बेस्ड था, मतलब अगर कहीं रन करने भी जाना है तो लोकल ट्रेन के में बैठ कर जाना है उसकी बोगी में। सर जहाँ तक मुझे याद है मैं 2019 में इन इन भोपाल से लेकर बैंगलोर तक सिर्फ खड़े होकर सर 28 घंटे की जर्नी होती है। तो मुझे उस समय पता नहीं होता था कि लोकल ट्रेन में एग्जैक्टली कितनी भीड़ होती है, और जो ट्रेन दिल्ली से चल के आ रही है और कर्नाटक तक जा रही है बैंगलोर तक, तो एज एज यूजुअल आप देखते हैं कि सारी लोकल ट्रेन में कभी कहीं ना कहीं लोकल बोगियों में जगह रहती है। तो मुझे लगा मैं भी चढ़ जाऊंगा भाई, थोड़ी देर बाद बैठने की जगह तो मिल ही जाएगी। तो जब मैंने उस ट्रेन को आते हुए देखा तब मेरे को समझ में आया कि कितनी भीड़ होती है, लोग एग्जैक्टली कितने प्रॉब्लम में अपने समय को गुजार रहे हैं। तो सर मैं आज सोचता हूँ कि मेरी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, और उस ट्रेन में सर मैं 28 घंटे खड़ा रहा था भोपाल से लेकर बैंगलोर तक। तो उस आज मैं जब लोगों को देखता हूँ कि वो कितनी प्रॉब्लम में सरवाइव कर रहे हैं, एग्जैक्टली किसी के पैर ही नहीं है, कोई किसी को बोल के बता ही नहीं सकता कि हमारी परेशानियां कितनी है, कोई है जो देख ही नहीं सकता है। तो जस्ट थिंक वो कुछ देख ही नहीं सकता तो उसका इमेजिनेशन कैसा होगा। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी जो परेशानियां है उससे तो ओवरकम भी किया जा सकता है, उससे पार भी पाया जा सकता है, उससे कभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या 1 साल बाद कैसे भी ओवरकम किया जा सकता है। मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सिर्फ इज जस्ट तो सेगमेंट जहाँ पे मैं लैग कर सकता हूँ। बट अगर आज मैं वहां जाकर मैं रुक जाऊं तो जो आज तक सर्वाइव किया है, आज तक जो स्ट्रगल किया है, वो तो सब साइड हो जाएगा सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं रुक जाऊंगा। तो सर उसके लिए जब अगर मुझे कुछ नहीं मिल पाता है तो मैं अपने पुराने शूज को उठा लेता हूँ। मेरे पास अभी तक 107 पेयर ऑफ शूज है जिसको मैंने अपने पास संभाल के रखा है। जो मैंने पहला शूज खरीदा था जिसकी कॉस्ट थी 267 रुपीज, वो भी आज मेरे पास है। और जो भी मेरा रिसेंट का शूज है वो भी मेरे पास है। तो जब मेरे शूज रिटायर हो जाते हैं तो मैं सिर्फ उस पर एक टैग लगा देता हूँ, उस पर लिख देता हूँ कब परचेस किया था, कब रिटायर किया, मतलब कब उसमें आखिरी टाइम रन किया था, कितना डिस्टेंस उस शूज के साथ रन किया है, कोई अचीवमेंट उसके साथ कनेक्टेड है या कोई माइलस्टोन उसके साथ है। तो सर जिस दिन मैं अपनी परेशानियों में उलझ जाता हूँ या मैं एक संशय में पड़ जाता हूँ कि मैं क्या करूंगा, तो मैं पीछे मुड़ के देख सकता हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या किया है। और जब मैं इन सभी से नहीं पार पा पाता हूँ तो मैं सतीश सर के पास पहुंच जाता हूँ कि हमें कैसे अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ना है। ये मेरे लिए एक मेरे थॉट प्रोसेस का जब लास्ट स्टेज होता है वो सतीश सर के साथ डिसाइड होता है कि कैसे करना है।
जैसा कि मुझे अभी लास्ट अक्टूबर में सतीश सर ने बताया था कि मैं नेक्स्ट अक्टूबर में मैराथन रन करूंगा। तो उस दिन मैंने सोचा था कि जब सतीश सर कर सकते हैं, जब वो इतने अपने बिजी स्केड्यूल के बाद अपने अपने बॉडी पोस्चर को लेकर, अपनी हर एक थॉट प्रोसेस को लेकर वो मैराथन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा था कि मेरे साथ कोई भी परेशानी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का मेंटल स्टेट्स क्यों नहीं मेरे साथ होगा, मुझे सरवाइव करना है, और सरवाइव उस कंडीशन में बेटर और बेस्ट को लेकर लाना है। मैं सभी को बोलता हूँ कि बेटर देन लास्ट डे नहीं होना चाहिए, बेटर देन एवरी लास्ट मिनट होना चाहिए। क्योंकि आप जब बेटर देन एवरी लास्ट मिनट परफॉर्म करेंगे, तो आप इस पूरी दुनिया से पूरे दिन में 43,000 बीट्स आगे होंगे, अगर आप बेटर देन एवरी लास्ट मिनट परफॉर्म करते हैं। और बेटर देन एवरी लास्ट डे करोगे, तो आप पूरे मंथ में से 30 बीट्स आगे होंगे। मतलब बेटर देन लास्ट मिनट करो, परफॉर्म अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो, और खुद को हर वक्त खुश रखने का प्रयास करो। क्योंकि जब आप परेशान होते हो, तो एक आप परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते। एक मतलब आप गलत सिचुएशन में गलत डिसीजन ही लेंगे। और मैं सोचता हूँ कि आपको खुश रहने के लिए आप खुद है, परेशान करने के लिए तो ये सारा जहान है, प्रेशराइज करने के लिए सारा जहान है। तो बस खुश रहकर अपने सही डिसीजन और सही समय का इंतजार कीजिए, और अपने प्रयासों में कोई कमी ना आने दें। दैट्स दैट टाइम यू विल बी द बेस्ट। बेस्ट नहीं हो सकता, बट आपका बेटर वर्जन आप वहां पर लाके रख सकते हैं। जी जी कार्तिक। देव, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप भी इस पर प्रकाश डालें, जो प्रश्न कार्तिक से किया गया आप भी उस पर बात रखें। मुझे स्टार्टिंग में तो शूज तक की आइडिया नहीं थी जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी। मैं तो जस्ट ये जो पुलिस क्वालिफिकेशन होता है, आर्मी का क्वालिफिकेशन होता है, उनके जो फिजिकल के लिए प्रैक्टिस के लिए जाता है, मैं जस्ट देखने के लिए जाता था। समर, जो कि समर की छुट्टियां लगती है, तो हम बस ऐसे ही देखने के लिए चले गए थे। तो वो भागने लगे थे, मैं तो फर्स्ट मेरा रन जो हुआ था वो तो विदाउट शूज का रन हुआ था मेरा। आ, तब मैं फर्स्ट टाइम भागा था 100 मीटर। लेकिन वहां पे मतलब मेरी और दोस्त की मतलब भागते भागते टक्कर लग गई थी। तो मुझे वहां पे एक रिटर्न गिफ्ट मिला था, कि जो कि यहाँ पे अभी तक एक चिन्ह है। यहाँ पे मतलब थोड़ी सी चोट लगी थी मुझे। तो तब से मैंने भागना स्टार्ट किया था 2017 में। तब मुझे शूज की कोई आइडिया नहीं थी। तब शूज मतलब मम्मी पापा को बहुत मतलब गिड़गिड़ा के शूज वगैरह परचेस करना है, भागना है 10th होने के बाद। तो मम्मी पापा ने भी बोला, यार ये भागेगा क्या, भागेगा क्या, भागेगा। तो मम्मी पापा तो ऑलरेडी फार्मिंग, तब तो फार्मिंग ही करते थे। पापा ने बहुत तो इधर उधर से जुगाड़ करके मुझे शूज परचेस करके दिया। उसका शूज का नाम था गोल्ड स्टार। तो वो अब लगता है कि वो शूज उस टाइम का बेस्ट शूज था मेरे लिए तो। क्योंकि तब मैं भागना स्टार्ट किया था। तो भागते भागते ऐसे ही भागना स्टार्ट किया था मैंने। वो उस टाइम में पुलिस भर्ती और आर्मी क्वालिफिकेशन के लिए, हाँ, 1 माइल का रन होता था। तो मैं उनके साथ ऐसे ही भाग लेता था एंजॉयमेंट के लिए। तो मैं भागता था उनके साथ, तो वो जब रन करते थे, वो रन करते थे तो उनको मतलब उनकी सांसें फूल जाती थी। वो रन होने के बाद, फिनिश होने के बाद वो एकदम से बैठ जाते थे। तो मैं रन होने के बाद मतलब उनके साथ मतलब उनसे आगे बढ़ के चल जाता था। आगे बढ़ने के बाद वो मतलब मुझे अप्रिशिएट करते थे, यार तू अच्छा कर रहा है, तो आगे और ज्यादा डिस्टेंस का कर। तो फिर मैं 5 किलोमीटर का दौड़ने के लिए, उसी स्विच पे मैं 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए चला गया। वहां पे मुझे पोडियम लगा था। तो मुझे फिर पता चला, बहुतों ने बोला, यार ये इस चीज पे ऐसा भागेगा है, तो दूसरे शूज पे और अच्छा भागेगा। इसका टी शर्ट फुल साइज का टी शर्ट था, इसको सैंडो टी शर्ट लेनी चाहिए। तो और मतलब बैकवर्ड से जो कमेंट पास हुई थी, वो सुन के मुझे ऐसा लगा था। तो फिर मैंने जो कॉलेज की फीस वगैरह है वो एडजस्ट करके, उसके अलावा मैं जानता था मम्मी पापा मुझे हर बार तो चीजें नहीं दिला सकते थे। तो मैं तभी से खुद भी पैसों के लिए पार्ट टाइम जॉब वगैरह करने लगा था 10th होने के बाद ही। फार्मिंग मम्मी पापा ऑलरेडी करते ही थे, तो उनसे मुझे मांगना तक गलत बात लगती थी। यार हम ऑलरेडी 2 भाई और 2 बहनें हैं, तो इनमें इतना खर्चा हो जाता है कि मैं उनसे मांगू, यही बहुत बुरी बात रहेगी मेरे लिए, तो ऐसा लगता था। तो फिर मैं तभी पार्ट टाइम जॉब करने लग गया था। तो फिर उससे ही मैं मेरी जो एक्सपेंस आता है, जो रनिंग के अकाउंट में आता है, मैं उसमें से ही निकालता चला गया। फिर मुझे अब तक
कि ऐसी फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं मिला है। फिर भी मैं जो भी करता हूँ रेसेस की, जो खुद से ही मैनेज हो जाती है। ऐसा बैक परमानेंट कोई सपोर्ट नहीं मिला अब तक जो कि मैं फुल टाइम रनिंग के लिए निकाल पाऊँ। तो तब से मैं खुद ही मैनेज करता जा रहा हूँ। बहुत, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी, दोनों का अपना अपना जीवन है, दोनों ने अपने जीवन को किस तरह से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ाया, परिस्थितियों ने इन्हें रोका रोका नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस तरह का सोच अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी जिंदगी में रखे, परिस्थितियों से प्रभावित हुए बगैर अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने का ये सिलसिला जारी रखे, तो निश्चित रूप से देश के लिए ये धरोहर है, ये देश का मान है, ये देश का सम्मान है, जो अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयासों से परिणाम प्राप्त करते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करके। जिस तरह से कार्तिक ने कहा, लोग निश्चित रूप से एक अच्छे खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए सामने आते हैं, मदद करने के लिए खड़े रहते हैं, सहयोग करने के लिए खड़े होते हैं और आगे बढ़ने में निश्चित रूप से योगदान देते हैं। जैसा कि मुझे देव भाई ने भी कहा कि पिछली बार मैं कॉमरेड नहीं जा पाया, लेकिन इस बार मैं जा पाया। मुझे मेरे 4 दोस्तों ने मिलकर, 4 लोगों ने मुझे एक कंट्रीब्यूशन किया और मैं उस जर्नी को पूरी करके देश का नाम रोशन करते हुए 7 घंटे 4 मिनट में अपने परफॉर्मेंस को दे पाया। कार्तिक की जिंदगी में भी कई सारे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन ये बच्चा, ये कार्तिक और ये देव आने वाले वक्त के इस देश के हीरो हैं। ये देश के हीरो हैं। इसमें हमें जितना इनको अपने आप पर भरोसा है, उससे कई गुना ज्यादा मुझे इनकी योग्यता पर, इनके सामर्थ्य पर, इनकी मनस्थिति पर मुझे पूरा विश्वास है। और मैं इनसे इंस्पिरेशन होकर जिंदगी में किसी भी तरह का कोई भी तूफान आए, उस तूफान को मैं सामना करने के लिए सदैव तैयार रहता हूं। जैसा इन दोनों ने कहा कि दुनिया आपके अंदर के दर्द को नहीं जानती है, आप अपना दर्द बताएं भी नहीं, लेकिन आपके चेहरे पर सदैव प्रसन्नता रहना चाहिए। जैसा कार्तिक ने कहा, जैसा देव ने कहा, आपके चेहरे पर वो ऊर्जा रहना चाहिए। हम इस जो आइडेंटिटी एक्सपांशन में यही बात तो सीख रहे हैं। आप अपने आप को किस तरह से ऊर्जा ऊर्जा से भर कर रख सकते हैं, कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूलता पैदा करते हुए हमारे लक्ष्य की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज ये दोनों नौजवानों ने हमें वो सारी बातों से अवगत कराया कि परिस्थितियां आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है, अगर आप उस बात के लिए तैयार। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, यू हैव टू हैव द सेल्फ बिलीफ ऑन योर सेल्फ। आपको अपने आप पर विश्वास होने की जरूरत है। तो आप कार्तिक, देव जैसी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, चुनौतियां मैं कहना चाहता हूं, आर्थिक चुनौतियां, पारिवारिक चुनौतियां, परिस्थितियों की चुनौतियां, और इन सारी परिस्थितियों को आप अपने बिलीफ सिस्टम से, आत्मविश्वास से उसको ओवरकम करते हैं और ये सफलता की इबारत लिखते हैं। दोनों के लिए मेरे हृदय से, मेरे मन में वो भाव है, ये दोनों प्रगति करें, इसी तरह से जिंदगी में आगे बढ़े। परमात्मा इन दोनों को सामर्थ्य प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, और इनके जीवन में वो सब कुछ आए जो एक सामान्य आदमी की जिंदगी में सदैव उसको मिलता है। इनके पुरुषार्थ से, इनके स्किल से, इनकी क्वालिटी से, इनको इनकी योग्यता के आधार पर इनका मान करे, इनका सम्मान करे, इनका सहयोग करे। इस भाव और भावना के साथ में इनके जीवन में ये सदैव कामयाब होते रहें, और हम सब लोग भी इनसे प्रेरणा लेकर, इनसे सीख कर अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करने की दिशा में काम करें। क्योंकि यहाँ पर 5D के बारे में हम भी चर्चा करते हैं, 5C के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, हम कई सारी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं जो आपसे हो चुकी है, और इन्होंने उसको साक्षात आकर ये बात बताई है कि यही है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन। और एक चीज जिससे हमें दूर रहना है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन यानी कार्तिक ने हमारे साथ
जो मुलाकात तय थी उस मुलाकात में भी इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि ये कॉमरेड मैराथन की तैयारी कर। आप सोचिए, मिशन महत्वपूर्ण है, आपकी जिंदगी का मकसद महत्वपूर्ण है, और उस मकसद को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो कार्तिक और देव दोनों ने हमें सिखाया है कि आप अपने लक्ष्यों को जिंदगी की विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी आप अपने लक्ष्यों को साध सकते हैं। जैसा कार्तिक का रूटीन है एक अलग तरह का रूटीन है, देव का जो रूटीन है वो एक तरह से बिल्कुल अलग रूटीन है। वो अपने माँ बाप के साथ में रहकर नौकरी करके अपने आप को इस विधा में आगे ले जा रहा है। कार्तिक अपने छोटे भाई के साथ में अपने डिजिटल एक्सपीरियंस के माध्यम से अपने लिए धनोपार्जन का काम कर रहा है, और इसकी प्रेजेंस और उपस्थिति आप सब हम जानते हैं। कार्तिक से हम कई बार भी मुलाकात कर चुके हैं, देव से हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन ये मुलाकात आज यहीं समाप्त नहीं। हम साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हम निश्चित रूप से आपके लिए जो भी परिस्थितियां आपके सामने होगी, हम उन परिस्थितियों में आपके साथ में मनस्थिति से आपके प्रति सदैव एक मंगलमय मनोभाव के साथ में आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों के साथ में जुड़े हुए हैं। आपने हमें यह अवसर दिया, इसके लिए मैं आप दोनों का हृदय से धन्यवाद। जितने भी मेरे साथी जो प्रतिदिन सवेरे मुलाकात करते हैं उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप अगर अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, और हमारे साथ एक जय श्री कृष्णा तो दीदी को करना ही पड़ेगा। प्रणाम प्रणाम, जय श्री कृष्ण। सब कहाँ गए आज सभी? जय श्री कृष्णा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी दीदी, जय श्री कृष्णा। दोनों बच्चों के लिए आशीर्वाद दे दीजिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए आपका। जी किशन जी, आप भी कुछ कहिए। डॉक्टर साहब संजय जी, आप भी अपनी बात कहें। माइक अनम्यूट करें। जी संजय जी। हाँ, हमने तो लिख दिया है मैसेज के रूप में। जी जी सभी जी। लोगों को मैराथन की तैयारी शुरू करनी चाहिए। दौड़ेगा इंडिया तो बीमारी भगाएगा इंडिया, सीधी सी बात है। आप तो शुरू कर ही रहे हैं ना इस साल अक्टूबर से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सबको दौड़ना और दौड़ना जिंदगी एक मैराथन है, जिंदगी एक मैराथन है। और कार्तिक ने एक बात और कही है कि हमको हमको कल क्या होने वाला उसके बारे में चिंता न करते हुए वर्तमान को जीना ही सबसे बड़ी बात है। द डे यू आर लिविंग इन, उसमें ही हमको हमारा बेहतर परफॉर्मेंस देना है, हमारा बेहतर जो कुछ भी उसमें डाल देने की आवश्यकता। और जब हम उसमें प्रतिदिन उसी तरह से अपना नियोजन करते हैं, उसमें अपना योगदान देते हैं, तो हम वो सफलता को प्राप्त करते हैं जिस तरह से इन दोनों ने प्राप्त की है। चलिए, बढ़िया सो जा रहा है हम लोग का। 110 दिन के आसपास हो गया है, ज्यादा ही हो गया है। 114 दिन, आज हम लोग 114 दिन लगातार। लेकिन ये जो जिस यात्रा पर इन्होंने बताया कि 7 घंटे परफॉर्म करने के लिए 8,000 घंटे 7,000 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ती है, तो हमको भी हमारी जिंदगी में उस मुकाम तक पहुंचना है, तो हमको भी वो प्रयास, वो कोशिशें, वो ईमानदारी के साथ करने की आवश्यकता है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। दोनों युवाओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कहकर इसका हम आज समापन करते नहीं, आज हम लोग का पटना में 3 दिन का मिलेट शो है। मिलेट, जी मोटा जी अनाज का। जी जी। एक पद्मश्री है डॉक्टर खादर अली। हाँ हाँ, यस, मैं मिला हूं इंदौर में। जी मिले हैं आप? आज उनका आज कल अब परसों उसी शो में जा रहे हैं 1 घंटा के ठीक बाद ठीक से। ठीक, बहुत बढ़िया संजीव भाई। ये हमारे पुराने समय में लोग ज्वार बाजरा ही खाते थे, मक्का ही खाते थे। गेहूं तो एक, ये जब अकाल पड़ा था उस समय गेहूं आ गया और हम लोग सब हाँ, गेहूं 76 खाने 67 की का शुरुआत। अकाल में अमेरिका से आया था गेहूं, उसी समय से ये हुआ है यस सारा। यस यस, ये तब से हुआ है, तब लाल गेहूं आया करता था अमेरिका से। चलिए, आप सभी का अभिनंदन है। देव, बहुत आपका दिल से बहुत धन्यवाद। कार्तिक, बहुत दिल से धन्यवाद कि आप दोनों ने उपस्थित होकर आज की ये सुबह हम सबके लिए रोमांचित कर दी। आपके अनुभवों से हमें सीख दी, और आपसे प्रेरणा लेकर निश्चित रूप से यहाँ पर ये वीडियो हम सभी लोगों को साझा करेंगे। आपसे वो प्रेरणा लेकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आपका मंगल हो, यही हमारी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद देव, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत कार्तिक। बहुत धन्यवाद Thank you. कार्तिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी बात बताई आपने।
थैंक यू जय आप श्री कृष्ण। सभी का आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ठीक सो है, मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू देव, थैंक यू। जय थैंक श्री कृष्ण सर। जय जय श्री जय श्री कृष्ण। राधे जय राधे जय श्री राधे कृष्णा, जय राधे श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। कृष्ण। राधे राधे।